हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 30 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग चर्चा करते हैं। अपने इस क्लास को मासिक पैकेज के रूप में हमने डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज को आप इस वीडियो के पिन कमेंट से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा तो आप वहां से हमारा जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखा जाए तो हम लोग इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास तो यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करते ही करते हैं। इसके साथ साथ में प्रतिदिन आपको क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, प्रिंटेबल पीडीएफ और डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ पूरे महीने का बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि ये पूरा जो करंट अफेयर क्लास हमारी होती है ये बाइलिंगुअल चलती है। यहाँ पर चीज़ें जितनी भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी चीज़ें बाइलिंगुअल होती हैं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होता है। और जो एमसीक्यू टेस्ट होता है वो भी बाइलिंगुअल होता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको जो दी जाती है वो भी बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी की अलग इंग्लिश की अलग होती है। तो दोनों भाषाओं के छात्र यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो फीडबैक है वो आप जाके यूट्यूब सॉरी जो हमारा ऐप है वहाँ पर भी देख सकते हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो ऐप पर डेमो के फॉर्मेट में देखा जाए टेस्ट, पीडीएफ और वीडियोस लगे हुए हैं, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिए, जुलाई महीने का डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक कर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है, ब्लू स्ट्रगलर तारे के निर्माण की पहला प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर मिला है। बात करें तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, बेंगलुरु में अवस्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, सुमेलित करने के लिए सवाल अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में अवस्थित है। और जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इसके वैज्ञानिकों ने सक्रिय रूप से बन रहे ब्लू स्ट्रगलर तारे के दुर्लभ खोज कर इस निर्माण का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो यह अध्ययन कोलिंडर 261 तारा गुच्छा लगभग जो पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष दूर है इसमें किया गया है। देखा जाए तो शोध में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट तथा यूरोपीय दक्षिण वेधशाला की जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है इसके आंकड़ों का उपयोग किया गया था। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ब्लू स्ट्रगलर तारे की दुर्लभ खोज तथा इसके निर्माण प्रक्रिया का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह प्रमाण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जरूर याद रखिएगा, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। पहला प्रमाण है ऐसा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसी के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगली खबर, कॉमनवेल्थ खेल 2026 के बारे में। यहां पर देखा जाए कॉमनवेल्थ खेल 2026 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहां पर जो कॉमनवेल्थ खेल 2026 ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे हैं वहां पर शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, बात की जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2026 में भारत की शर्मिला धनखड़ ने महिला पैरा शॉटपुट जो F57 कैटेगरी है इसमें देखा जाए गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल शॉटपुट में हासिल किया, कैटेगरी जरूर याद रखिएगा, यहां पर F57 कैटेगरी इनकी है। बात करें तो उन्होंने 9.81 मीटर सीजन बेस्ट परफॉर्म कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बात की जाए आगे तो यह कॉमनवेल्थ खेलों में पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, कॉमनवेल्थ खेल में देखा जाए पैरा एथलेटिक्स में, ओलंपिक में तो हमने जीता ही है पैरा एथलेटिक्स में, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक है, इसी वजह से शर्मिला धनखड़ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, सवाल यहां से आपकी परीक्षा में बन सकता है। बात की जाए यह उपलब्धि भारत की पैरा खेलों में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता भी है। अगली खबर पर चर्चा करें आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के बारे में। यहां पर देखा जाए ईसा सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। जो आईएसएसएफ विश्व कप आयोजित किया जा रहा है हांगझाओ चीन में, यहां पर 29 जुलाई 2026 को ईसा सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। अब यहां पर जो कैटेगरियां होती है, ठीक है, जो कैटेगरी होती है किस कैटेगरी में जीता है ये जरूर याद रखा करिए कि ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये जो आईएसएसएफ विश्व कप आयोजित किया जा रहा था इसका आयोजन कहां पर किया गया है, हांगझाओ चीन में किया गया। ठीक है, बात की जाए तो ईसा सिंह का यह स्वर्ण पदक निशानेबाजी में भारत की निरंतर सफलता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारतीय महिला खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा नारी शक्ति को वैश्विक मंच पर सशक्त पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान
अब ये एक अभियान है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान कब लॉन्च किया जाएगा? 2 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा। यहां पर बात करें 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। बात की जाए, इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जन भागीदारी आधारित राष्ट्रीय अभियान चलाना है। यहां पर देखा जाए अभियान के तहत होगा क्या कि अभियान के तहत लगभग 10,000 स्थानों पर एक साथ 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे तथा 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यानी कि ये जो 2 अगस्त का दिन है, 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत जो मादक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध जन भागीदारी आधारित राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा और इसमें होगा क्या कि लगभग 10,000 स्थानों पर जो युवा हैं, 1 करोड़ से ज्यादा युवा एक साथ शपथ लेंगे और शपथ में क्या लेंगे कि हम लोग मादक पदार्थ जो है, नशा है, उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा प्रत्येक रविवार को 100 सप्ताह तक। बात की जाए, इस अभियान का संचालन माई भारत के नेतृत्व में होगा, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात एनएसएस, युवा क्लब, विद्यालय, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन तथा 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन पार्टिसिपेट करेंगे। यह उद्देश्य, यहां पर देखा जाए इस अभियान का उद्देश्य बेसिकली क्या है, तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को नशा मुक्त जीवन, समुदाय सहभागिता तथा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तथा ऐतिहासिक तथ्यों को यहां पर देखा जाए उजागर करने का प्रयास किया गया है। पराग कणों से पता चला सिंधु सभ्यता जो थी क्यों सिकुड़ गई, यानी कि पराग कणों से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता क्यों सिकुड़ गई। बात की जाए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के अध्ययन में गढ़वाल हिमालय की देवरिया ताल झील के पराग कणों के विश्लेषण से हड़प्पा सभ्यता के संकुचन के कारणों का पता चला है। ठीक है, यहां पर जो बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान है उसने अध्ययन किया। कहां पर अध्ययन किया? गढ़वाल हिमालय के देवरिया ताल झील के पराग कणों का विश्लेषण किया गया, जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके संकुचन, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे संकुचित हुआ और अंततः हड़प्पा सभ्यता विनष्ट हो गई, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अध्ययन के अनुसार लगभग 4,200 वर्ष पूर्व भारतीय ग्रीष्म मानसून कमजोर होना और जलवायु में शुष्क होने से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पूर्वी गंगा के मैदान की ओर पलायन हुआ। ठीक है, जो मानसून था, ग्रीष्म मानसून, वो कमजोर होने लगा, जलवायु शुष्क होने लगी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पूर्वी गंगा के मैदान में उनका पलायन हुआ। शोध में परागकण, बीजाणु और रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राचीन वनस्पति, जलवायु परिवर्तन और मानसूनी परिवर्तनशीलता के पुनर्निर्माण किया गया है। यानी कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है ना कि अलग अलग विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। कोई कहता है कि अचानक से आग लग गई थी, सभ्यता विनष्ट हो गई। कोई कहता है बाढ़ आ गई थी, सभ्यता विनष्ट हो गई। कोई कहता है कि मौसम परिवर्तन हो गया था, जलवायु परिवर्तन हो गया, इस वजह से सभ्यता विनष्ट हो गई। और उसी में देखा जाए जो ये पराग कण है, इन पराग कणों से पता चला है कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता वो किस प्रकार से संकुचित हुई, किस प्रकार से समाप्त हुई। और इसका प्रमाण यही है, इस जो परागकण है, इसके माध्यम से यही पता चला है कि जो परागकण है, बीजाणु है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, इनके माध्यम से प्राचीन वनस्पति, जलवायु परिवर्तन और मानसूनी परिवर्तनशीलता का पुनर्निर्माण किया गया। अर्थात जलवायु परिवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता विनष्ट हुई, उसको ज्यादा प्रमाणिक माना गया है इन अध्ययन से। यह अध्ययन वर्तमान एवं भविष्य के मानसूनी रुझानों, जलवायु परिवर्तनों तथा नीति निर्माण के लिए वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है? डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग जलवायु परिवर्तन पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उस पर फोकस नहीं कर रहे, या फिर जो अन्य राष्ट्र है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, सतत विकास पर फोकस नहीं कर रहे हैं, चीजों का दोहन अतिशय हो रहा है। तो जब अतिशय दोहन हो रहा है, हम चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा। अब जब जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा तो मानव स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं पर जो रोग है, रोगजन्य कारक उनकी वृद्धि होगी, कहीं पर
जीवाणु विषाणु इनका सबका देखा जाए प्रकोप बढ़ता जाएगा, नए नए वायरस आएंगे, नए नए प्रकार की देखा जाए बीमारियां फैलेंगी। और इसी प्रकार से देखा जाए तो मानव सभ्यता धीरे धीरे करके आज नहीं, ये 1000 साल बाद, 2000 साल, 4000 साल, 50,000 साल बाद आप देखेंगे मानव सभ्यता पूरी तरीके से एकदम अपने विनष्ट के कगार पर पहुंच जाएगी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था, उसी प्रकार से देखा जाए मानव स्वयं से, आज का मानव देखा जाए बुद्धिमान है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो जिस प्रकार से आज हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार से उस टाइम पर भी तकनीकी का इस्तेमाल होता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बस में नहीं था, लेकिन आज देखा जाए पूरी पृथ्वी पर मानव ने एक तरीके से कब्जा करके रखा है और पूरी पृथ्वी पर जिस तरीके से चाहता है डोमिनेट करने का मनुष्य जो प्रयास कर रहा है। अब उस प्रयास में सकारात्मक प्रयास कम है, नकारात्मक प्रयास ज्यादा है, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था उसको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में देखा जाए जो क्लाइमेट फंड दिया जाता था उसको ड्रॉप आउट कर दिया, साथ ही साथ जो अन्य पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उनको छोड़ने का कार्य किया, WHO को छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग अपना हित साध रहे हैं। अब जब अपना हित लोग साधते हैं तो अपने हित को साधने के चक्कर में परहित भूल जाते हैं, सतत विकास नहीं होता है और अंततः देखा जाए धीरे धीरे हम लोग अपने विनष्टि के कगार पर धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्यों सिकुड़ गई उसके बारे में आपने डिटेल में जान लिया। चलिए आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। अब ये संशोधन विधेयक 2026 क्यों है? क्योंकि इसके पहले देखा जाए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 आ चुका था, उसी में कुछ संशोधन किया गया है। और बेसिकली जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, जेनजी प्रोटेस्ट, उसी का परिणाम है ये संशोधन विधेयक। क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा कहा भी गया था, वीडियो बनाकर रील बनाकर कहा गया था कि हम लोग जो कानून, एक कठोरतम कानून लेकर आएंगे जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, विभिन्न परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के रोकथाम के लिए कठोरतम कानून लेकर आएंगे। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 तो पहले से ही था, अब उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो कौन कौन से संशोधन है ये चर्चा करते हैं। 29 जुलाई 2026 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। बात की जाए तो संशोधन के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले के लिए कारावास 5 से 10 वर्ष तथा अधिकतम 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। पहले यह क्या था कि 5 से 10 वर्ष की सजा थी और 10 लाख रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया कि 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है। जबकि संगठित अपराध के मामले में अगर कोई गिरोह काम करता है, जैसे पेपर लीक गैंग होता है ना, अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, संगठित अपराध के मामले में 10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यहां पर देखा जाए विधेयक में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाए जाएंगे, विशेष लोक अभियोजक तथा परीक्षा अपराधों की जांच हेतु विशेष कार्यबल के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जिससे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके। यानी कहीं पेपर लीक की घटना हुई है तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेजी से हो सके और एग्जाम सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, उसी उद्देश्य से देखा जाए यहां पर जो विधेयक है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी अर्थात रेलवे भर्ती बोर्ड, उसके बाद देखा जाए बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्था आईबीपीएस एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, जो एनटीए कराती है, उनके जैसी प्रमुख परीक्षा भर्तियों पर लागू होगा, ठीक है। यानी कि ये जो विभिन्न स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है और एनटीए से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं उन सब में ये विधेयक लागू होगा और अधिनियम बनना इसका बाकी है। लोकसभा में पेश किया गया, याद रखिएगा लोकसभा में कब पेश किया गया, 29 जुलाई 2026 को पेश किया गया। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। असम से भूटान को पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप का निर्यात किया गया है। अब ये जो पूर्वी आइसक्रीम है ना, कभी आपने सोचा था कि भारत की आइसक्रीम किसी विदेशों में जाके बिकेगी, किसी विदेशी कंट्री में जाकर बिकेगी? यहां पर देखा जाए भूटान में भारत की आइसक्रीम बिकेगी और इसका पहली जो खेप है भेजी भी जा चुकी है। असम से भूटान को पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप का निर्यात किया गया है। बात की जाए 28 जुलाई 2026 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 5,627 लीटर पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप को भूटान के लिए हरी झंडी दिखाई। यह निर्यात नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जबकि आइसक्रीम का उत्पादन वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव यूनियन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव
यूनियन लिमिटेड के द्वारा निर्मित पूर्वी आइसक्रीम का निर्यात किस देश को किया गया है? परीक्षा में ऐसा सवाल पूछेगा तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, भूटान को निर्यात किया गया है। ठीक है, बात करें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपिडा जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, एपिडा ने निर्यात दस्तावेजीकरण, नियामकीय अनुपालन और बाजार पहुंच में सहयोग देकर इस निर्यात को और ज्यादा सुगम बनाया है। ठीक है, यह पहल पूर्वोत्तर के मूल्य संवर्धन, डेयरी उत्पादों के निर्यात, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा क्षेत्र की वैश्विक बाजार में उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए अहम मानी जा रही है। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया है और यह सैन्य चिकित्सा विभाग देश का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग है। बात की जाए 29 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल, जो सेंट्रल कमांड का कमांड अस्पताल है, यहीं पर देश के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, बात की जाए तो यह विभाग सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। युद्ध क्षेत्र चिकित्सा, CBRNE प्रतिक्रिया तथा आपदा चिकित्सा पर केंद्रित रहेगा। यानी कि देखा जाए एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जो चिकित्सा होती है, आपदा चिकित्सा होती है, उस पर अनुसंधान रिसर्च करने के लिए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और ये आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का भी टॉपिक है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये डिफेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। रक्षा करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं ना, रक्षा करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। कब उद्घाटन किया गया? 29 जुलाई को। किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो विभाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलीमेडिसिन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, वेरिएबल उपकरण और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से सैनिकों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा युद्धक तैयारी को सुदृढ़ किया जाएगा। यह पहल रक्षा रणनीति विजन 2026 से 30 के अंतर्गत प्रस्तावित ग्लोबल मिलिट्री मेडिसिन सेंटर तथा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड का जो कमांड हॉस्पिटल लखनऊ है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। जापान की आबादी 12 करोड़ के नीचे पहुंची है। जापान देखा जाए एक वृद्ध होती जनसंख्या, जहां पे लोगों की आयु भले ही लंबी होती है, आप अक्सर देखते होंगे कि जो सबसे उम्रदराज लोग होते हैं, सबसे उम्रदराज लोग की जो जब आप सूची निकालेंगे, उस सूची में देखेंगे कि जापान के अगर सूची में 100 लोग हैं ना, तो लगभग 70 से 75 लोग ऐसे होंगे जो जापान के होंगे। ठीक है, जापान के लोग हेल्दी एजिंग, क्योंकि वो अच्छा खाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा जीते हैं, लेकिन आबादी वहां की धीरे धीरे देखा जाए घट रही है। घट क्यों रही है? क्योंकि लोग जो अब है वो लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप देखते हैं आजकल समाज जैसा होता जा रहा है, न्यूज वगैरह में आप सुनते चले आ रहे हैं, तो सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर देखा जाए। लेकिन जापान की सोसाइटी अपनी अलग है। वहां पर क्या है कि लोग अपने वर्क पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। बात की जाए तो जापान के गृह मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक जापानी नागरिकों की आबादी घटकर 11.97 करोड़ यानी कि 11.97 करोड़, ठीक है, 11,97,00,000 रह गई, जो पहली बार है कि 12 करोड़ के नीचे पहुंची है। ठीक है, यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.17 लाख की कमी को दर्शाता है और 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक जनसंख्या गिरावट का प्रतीक माना जा रहा है इसे। बात की जाए यहाँ पर तो देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 40 लाख से अधिक हो गई है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। यानी कि जापान में जो विदेशी लोग रहते हैं वो 2026 के दौरान 1 जनवरी 2026 तक इनकी संख्या कितनी हो गई है? 40 लाख हो गई है। 40 लाख ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, जापान में रहते हैं। यहां पर बात करें तो घटती जन्म दर जापान की जनसंख्या की लगातार गिरावट का प्रमुख कारण है तथा 47 प्रांतों में केवल टोक्यो की स्थानीय आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। जापान में टोटल प्रांतों की संख्या 47 है और उन 47 प्रांत में केवल टोक्यो ही एक ऐसा प्रांत है जिसकी आबादी में वृद्धि देखी गई है, स्थानीय आबादी, यानी कि बाहर से आने वाली आबादी नहीं, जो वहां की लोकल आबादी है, जो जापानी है, ठीक है, उनकी वृद्धि देखी गई है। बाकी जो 46 प्रांत हैं जापान के, 46 प्रांतों में कमी देखी गई है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। मछलीपट्टनम पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत का जलावतरण किया गया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो 29 जुलाई 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोतों में 7वें पोत मछलीपट्टनम का जलावतरण किया गया है। इसका नाम ही मछलीपट्टनम है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो यह युद्धपोत पनडुब्बी रोधी युद्ध, जलमग्न निगरानी,
कम तीव्रता समुद्री अभियान एवं बारूदी सुरंग रोधी अभियान संचालित करने में सक्षम है। देखा जाए तो यह पोत भारत की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह परियोजना भारतीय नौसेना की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता तथा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, अब आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानो कि ये मछलीपट्टनम क्या है। बेसिकली हाल ही में चर्चा में रहा मछलीपट्टनम क्या है। ऑप्शन दे देगा, बंदरगाह है, पनडुब्बी है, तो बंदरगाह तो है ही है, लेकिन बेसिकली ये पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्धपोत है। इसका जलावतरण किया गया, कब किया गया? 29 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा निर्मित किया गया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, परिवर्तन पहल। अब ये परिवर्तन पहल आज की जो हमारी करंट अफेयर है उसका अंतिम पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने परिवर्तन पहल यानी कि इस परिवर्तन का पूर्ण रूप जान लीजिए, परिवहन, वायु प्रदूषण तथा उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन पहल को मंजूरी दी है। ठीक है, ये है परिवर्तन का पूर्ण रूप। परिवहन, वायु प्रदूषण एवं उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन पहल को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को भारत स्टेज 6 यानी कि जो BS6 इंजन होते हैं उनके मानकों तथा विद्युत वाहनों में बदला जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना होगा? 9,500 करोड़ रुपए यहां पर व्यय किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 541 करोड़ से अधिक की सहायता भी शामिल है। यहां पर देखा जाए तो यह कार्यक्रम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR क्षेत्र है उन जिलों में लागू होगा तथा पात्र लाभार्थियों को 10 वर्ष तक मोटर वाहन कर पंजीकरण शुल्क से छूट भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं पे हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है जिनके बारे में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर, सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न क्या है कि ब्लू स्ट्रगलर तारे के निर्माण का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है? ठीक है, इसरो ने प्रस्तुत किया है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने प्रस्तुत किया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने प्रस्तुत किया है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2026 में भारत का पहला पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? अवनी लेखरा ने जीता है, भावना पटेल ने जीता है, शर्मिला धनखड़ ने जीता है या फिर दीपा मलिक ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार संगठित परीक्षा अपराध में अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़? आगे देखा जाए, परिवर्तन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना या फिर रेलवे के विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करिएगा। और हमारा आज का अंतिम सवाल है कि मछलीपट्टनम युद्धपोत जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया है मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? ये विमान वाहक पोत है, मिसाइल विध्वंसक पोत है, पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्ध पोत है या फिर उभयचर आक्रामक पोत है? ठीक है, ये है 5 सवाल जो डेली आपसे करंट अफेयर के क्लास के एंड में पूछा जाता है। इन सवालों का उत्तर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो जब आप समाप्त करते हैं तो मैं आपको डेली कहता हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको लिखना होता है डन। डन का मतलब ये है कि आज की वीडियो आपने कंप्लीट कर ली है और ये डन आप लिखते जाइए। सिर्फ आपको 1.5 से 2 महीने ये डन लिखते रहना है। 2 महीने आप डन लिखते रहिए और 2 महीने बाद आप खुद ही देखेंगे कि ये डन आप स्वतः ही लिखते रहेंगे। लिखते इसलिए रहेंगे कि तब तक करंट अफेयर की जो चीज़ें हैं ना वो आपकी क्लियर होती रहेंगी और करंट अफेयर में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि करंट अफेयर की तैयारी जो है आपके अच्छे दिशा में पहुंच जाएगी। करंट अफेयर 1 या 2 दिन में आपको तैयार नहीं होता है। ठीक है, करंट अफेयर को आपको थोड़ा समय देना होता है। करंट अफेयर की जब क्लासेस लेते हैं तो आप थोड़ा समय दीजिए करंट अफेयर को। आप 15 दिन में करंट अफेयर, 1 महीने में करंट अफेयर को नहीं तैयार कर सकते हैं। आप एग्जाम के पहले जब आप तैयार करना स्टार्ट करते हैं ना आपको ये लगता है कि 1 महीने पहले पढ़ लेंगे तैयार हो जाएगा। 1 महीने पहले पढ़ लेंगे तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपका उतना तैयार नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाता है। उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए कि प्रॉपर आप समय देते रहे करंट अफेयर को। इसीलिए डेली शाम को 7:30 बजे क्लास होती है। हमारी क्लास बहुत लंबी नहीं होती है,
मुश्किल से 20-22 मिनट की क्लास होती है। 2x पे भी देखेंगे तो दिन भर का सिर्फ 10 मिनट आपको हमको देना है। 10 मिनट आप पर डे दीजिए और क्लास के एंड में डन लिखिए कि आपका क्लास आज का डन हुआ, और ये डन लिखते-लिखते एक दिन आप देखेंगे कि आप करंट अफेयर में बहुत अच्छे खासे लेवल पे पहुँच जाएँगे। अगर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो लगभग 27 से 28 प्रश्न करने में आप कैपेबल होंगे, और संभवतः 30 के 30 भी कर लें, अगर आप रेगुलर क्लास से जुड़े रहें तो। ठीक है? तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। क्लास के एंड में लिखिएगा डन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।